नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। किसी भी देश के, मैं भारत की नहीं बात करता हूं, पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि देश में अमन, चैन और शांति कायम। क्या भारत में प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इवेंटबाजी से अलग हटकर इस देश में वर्टिकल जो है डिवीजन, या सीधे सीधे कहें नफरत की वो खाई खुदवा रहे हैं, जिसमें इस पूरे देश की अमन, चैन और शांति दफन हो जाए। इतनी गहरी खाई। इस बात को पूरी जिम्मेदारी से हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे 56 इंची वाले साहेब ने अब सड़कों पर गदर करवा दिया। और यह लाइन भी कि साहेब ने ही 56 इंच वाले सड़कों पर गदर करवाया है, यह भी हम तर्कों साबित करेंगे। हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। यूजीसी एक्ट किसने लाया था? सरकार ने। सरकार की तरफ से एक्ट लाया गया। उस एक्ट के खिलाफ इस देश के सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ या जो भी अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट सड़कों पर उतर आए, बवाल किया, गाली गलौज किया, प्रधानमंत्री फोटो पे जूता मारा, पुतला फूका, गाली दिया, कब्र खोदने की बात की। सब कुछ हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, इस सीक्वेंस को समझिए, फिर अभी तुरंत मैं सब दिखाता हूं आपको गदर कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रक्रिया सामने आ गई। जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने बिल्कुल मौन रखा। जो सॉलिसिटर जनरल, जो सरकार के वकील तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ते हैं, उनके मुंह पर टेप लगा था। मौजूद थे लेकिन खामोश थे। यानी एक्ट लाना, एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगना, सब कुछ सरकार की ही इच्छा से। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। जब रोक लग गया तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी वो सड़क पर उतर आए। जब अपर कास्ट प्रदर्शन कर रहा था, उसके प्रदर्शनों में कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी, कोई गया क्या उसमें उपद्रव पैदा करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए कि तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, तुमने तो सैकड़ों हजारों साल हमारा शोषण किया है? कोई गया क्या? जाता तो पक्का है उपद्रव होता। लेकिन जब इस देश के पिछड़े और दलित आंदोलन करने लगे, तो वही इकोसिस्टम जो सड़कों पर गदर करवा रहा है, उसने तमाम अपर कास्ट के कथित यूट्यूबर और पत्रकारों को उस भीड़ में घुसा दिया। और इस कदर अब गदर हो गया है कि इस देश की शांति, इस देश का अमन चैन परमानेंट खतरे में पड़ गए। परमानेंट। मोदी के खिलाफ 13 फरवरी को, यानी कल, इस देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में हजारों हजार लोग सड़कों पर थे। लेकिन जो हजारों लोग सड़कों पर थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जो स्पीचेज दे रहे थे, जो हक हुकूक के नारे लगा रहे थे, उनके बीच में उपद्रव करने के लिए लड़कियों को किसने घुसाया? लड़कियों को स्पेशली घुसाया। सोचिए कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। लड़कियों को घुसाया। किसने इन लड़कियों को घुसाया उपद्रव करने के लिए? अपर कास्ट को ओबीसी और एससी और एसटी से किसने भिड़ाया? बस इतना सोचिए। अपर कास्ट के जो लोग हैं, जिनको मेरी बात बुरी लगे, वो अभी ये सोचे कि भिड़ाया किसने है। उसी ने जिसको तुम अपना आका मान के बैठे हो 12 साल से, उसी ने भिड़ाया। आप बताना सोच करके किसने भिड़ाया। मैं एक एक करके जरा इस देश में प्रोटेस्ट जो कल हुए, पहले उनको दिखाता हूं, फिर वहीं से चलेंगे इस भीड़ में कैसे लोगों को घुसाया गया था और फिर क्या हुआ। जरा दिखाना शुरू करिए भैया, लाइए स्क्रीन पर।
दिखाना शुरू करिए प्रोटेस्ट। ये जो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, चलिए दीजिएगा, ये सबसे पहले जो हम दिखा रहे हैं विजुअल, ये SC/ST OBC प्रोटेस्ट के वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोटेस्ट के नाम पर थाने के सामने जो लड़की कंधों पर सवार होकर के नारे लगा रही है, क्या नारे सुना आपने? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आप जब ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ अपर कास्ट प्रदर्शन कर रहा था तो कोई उनके सामने गया, कोई भी OBC SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, यूथ समूह, कोई गया उनके सामने नारे लगाने के लिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करने के लिए गया? नहीं गया। ये मैंने शुरुआत इसलिए किया, ये लखनऊ विश्वविद्यालय, वो जो पहला विजुअल था वो कितना बड़ा उकसावे वाला था। वो उकसाने की कोशिश नहीं थी तो और क्या थी कि जब OBC SC/ST जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी समय नारे लगाए जा रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। वो अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं, वो समानता की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद की। और ये लड़की जो ब्राह्मणवाद की जिंदाबाद के नारे लगा रही है, अगर अंबेडकरवाद नहीं होता तो ये नारे नहीं लगा पाती। मनुवाद में घर में बैठना पड़ता, ये बिना झिझक के बात नहीं कहूंगा। ये देखिए अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, बेगूसराय से लेके लखनऊ विश्वविद्यालय, बेगूसराय, तमाम इलाकों में देखिए प्रोटेस्ट है UGC के समर्थन में, UGC को लाने के। देखिए संख्या देखिएगा, संख्या देखिए अलग अलग हिस्सों से, देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से। लोकेशन आपको कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन ये देश के अलग अलग बताए, लखनऊ से, बेगूसराय से, प्रयागराज से, दिल्ली से, ये देखिए संख्या देखिए। अब इसमें आकर के इनको उकसाया जाए, इसमें घुस करके इनको कोई गाली देगा कि तुमको पानी कौन नहीं पीने दे रहा है, तुमको पानी छूने कौन नहीं दे रहा है, कौन तुम्हारी चोटी काट लिया है, इसमें आकर के तो स्पष्ट रूप से कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये प्रायोजित लोग इनको इसमें घुसा करके इस देश में विवाद करवाया जा रहा है। और विवाद क्यों करवाया जा रहा है वह भी स्पष्ट समझ लीजिए। ये UGC लागू करने और रोकने के लिए नहीं करवाया जा रहा है, ये इस देश को जो बेचा गया है अमेरिका में जाकर के, वो आप न समझ पाए इसलिए करवाया जा रहा है। एप्स्टीन में कौन कौन उसके साथ मौज मस्ती किया है वो खुलने न पाए, उस पर चर्चा ना हो, एप्स्टीन आप भूल जाए, इसलिए करवाया जा रहा है। आपस में लड़ मरेंगे तो कहाँ कौन चर्चा करेगा, एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो जाएंगे, सब एक दूसरे को निपटाने में व्यस्त हो जाएंगे। ये है असली वजह। आगे चलिए जरा, आगे अभी देखिए, अगला भैया प्ले करो, फिर मैं बताता चलूंगा। जब वीडियो आ जाएगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। ओके, पानी पीकर तो ये पीपुल्स लिटरेचर फेस्ट है, यहाँ पर भी तो ये OBC ये सब तो चलता SC रहेगा। समता की बात लिखा है, समता। प्रॉब्लम भी है, यहाँ इसके बारे में पर बात सब कर रहे हैं। जो है एक संवाद चल रहा है, और इस सामने जो माइक पर बुजुर्ग बोल रहे हैं, इनका परिचय बता दूं कि देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इनकी किताबें पढ़े होंगे। ये इरफान हबीब साहब, इस देश के सबसे प्रख्यात इतिहासकार जो है दो चार, इरफान हबीब, रोमिला थापर, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, उन 5-6 नामों में से एक नाम इरफान हबीब साहब। इतिहास का मेरा विषय रहा है इतिहास, मैंने किताबें पढ़ी है इरफान हबीब। ये वहाँ पर हिस्ट्री पर कि कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कैसे समाज में नफरत बढ़ जा रही है, बात कर रहे हैं। पीछे से आकर के, पीछे बाउंड्री है,
उनके ऊपर पानी फेंका गया। ये हर जगह पर कदम कदम ये जब तक कर रहे थे, कोई गया इनके जो है जो अपर कास्ट के सो कॉल्ड प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें किसी ने कोई पानी फेंका, कीचड़ फेंका, गंद फेंका, पत्थर फेंका, किसी ने कुछ, तो ये खुद वही यहाँ पर देखिए शांति से तो बैठ करके सुन रहे हैं। ये फर्क तो है। बहुजन के जो भी प्रोटेस्ट मैं देखता हूँ उसमें डिसिप्लिन होता है, उसमें बातचीत होती है, ज्ञान की, इतिहास की, संस्कृति की, राजनीति, और उसमें पानी की। अब आगे चलिए, अगला विजुअल लेकर ये जो बन जाते हैं ऑफिसर, बंद कीजिए कैमरा, मेरा कैमरा चल रहा है, बंद कर दीजिए। नहीं, मैं आपका भी ले रहा हूँ। मेरा क्यों लेना है आपको? आप हमारा इंटरव्यू नहीं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मीडिया का नहीं हम बहुत दिखते हैं, क्यों नहीं ले सकते? देखिए सुनो, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, और मीडिया को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का, संविधान का और राजनीति सब का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर कोई सुनो, अगर कोई नेता नहीं चलता है तो उसको भी चलाना चाहिए। क्या आपको राजनीति शब्द का अर्थ पता है? यहाँ पे राजनीति सबका अर्थ बताने आप लोग आए हैं? बिल्कुल हम आए। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम पूरा अगर राजनीति शब्द के अनुसार देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता चले तो ये यूजीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारा सम्राट अशोक की लाट है, उसके अनुसार चले तो उसकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यूजीसी की। और संविधान शब्द का ही और अगर अनुसार चले तो हमें किसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों नहीं आरक्षण बदल रहे हैं? तो वो नेता ही नहीं, वो भ्रष्ट है। आप जैसे पत्रकार भ्रष्ट हो, जो आपको पता ही नहीं कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है, हमारे संविधान शब्द का अर्थ क्या है। क्या है? संविधान का मतलब है सम प्लस बराबर का नीति और न्याय होना चाहिए। ऐसे बराबर होगा? ऐसे बदतमीजी करोगे तो बराबर होगा? मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपसे? मैंने क्या बोला कि आपने मुझे क्या बोला? आपसे मैंने पूछा संविधान शब्द का अर्थ बताओ, आपने बताया। आपको मैं बताने के लिए आई हूँ क्या? क्यों नहीं बताओगी? जब हमारा इंटरव्यू ले सकती तो हम आपका नहीं ले सकते। इंटरव्यू देने आए हो? क्यों देने आए? हम लेने आए। मैं बधाइयों से आया हूँ, इसीलिए आपका इंटरव्यू लेने। मेरा इंटरव्यू जी, आप चौथा स्तंभ हो। देखिए, ये एक चेहरा मैंने दिखाया। ऐसे कथित पत्रकार का तो प नहीं पता इनको, जर्नलिज्म का जे नहीं पता, कथित पत्रकारों को इस भीड़ में घुसाया गया है। ये जा करके वहां पर जो सामाजिक न्याय का विमर्श हो रहा है, जो आंदोलन है, उस आंदोलन में शामिल युवाओं से ये ऐसे उलझुल सवाल करते हैं। आरक्षण क्यों नहीं खत्म हो जाता, तुम लोग क्यों ये करते हो? तो वहीं पर एक युवक बदायूं से आया, वो बता रहे मैं बदायूं से आया हूं, कहा कि आप इंटरव्यू लेने आए हो तो हम उससे भी कुछ बात कर लो, संविधान का मतलब क्या है ये बता दो। और बड़ा लॉजिकल बात किया, संविधान मतलब बराबरी, जहां पर न्याय में और कानून में, विधान में बिल्कुल बराबरी हो, वही संविधान है। जो सबको बराबर कर दे, इक्वलिटी ले आवे, वही संविधान है। मोटा मोटी आत्मा तो वही है संविधान की। जैसे ही संविधान अशोक की लाट की बात आई, हमारा इंटरव्यू कैसे लोगे, हम इंटरव्यू लेने आए हैं, हमारा नहीं। अरे भाई संवाद करो ना, जा करके तो संवाद ही करना है, स्वस्थ उकसाने के लिए घुसे आगे। अब भाव को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन भाव को जोड़ने के साथ एक क्लिप से शुरू करते हैं। जब लाइए क्लिप। कितने साल से पानी नहीं मिला? हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। उखाड़ी जा रही है? क्यों उखाड़ी गई? ये जो है आपने देखा भाव, ये रुचि तिवारी नाम की कथित रूप से यूट्यूबर है, मतलब अब तो पत्रकार पता नहीं चलता कौन पत्रकार है ये। जहां पर यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट SC ST OBC का हो रहा है, उन हर जगहों पर ये जा रही है। और ये नहीं, ऐसा ही एक समूह तैयार किया है, कुछ मेल यूट्यूबर हैं कथित पत्रकार, कुछ फीमेल, एक समूह तैयार किया गया है। ये कहां से तैयार हुआ है वो तो आप अभी बेहतर ही बता पाएंगे। ये जाते हैं वहां पर, क्यों कर रहे हो, पानी नहीं मिला, जातिवादी हो, आरक्षण छोड़ दो अगर बराबरी चाहिए, तुम्हारी क्यों विरोध कर रही हो, लड़की ने कह दिया चोटियां काट ली जाती है, तुम्हारी कहाँ चोटी काटी गई है, दिखाओ अपनी चोटी, तुम्हारे तो बाल हैं, कहाँ चोटी काटी गई, चढ़ चढ़ के बदतमीजी करती है। उसके बाद मैं एक मिनट बस एक मिनट, उसके बाद ये कल DU के प्रोटेस्ट में यही सब हो रहा था। एक क्लिप जरा दिखा दीजिए, एक क्लिप और है, दिखाइए। ये बाहर विक्टिम कार्ड जो चल रहा है उसकी हकीकत दिखाइए। आपसे बोला ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो?
देखा आपने, ये कुछ जब लेडीज आई वहां पर ये उलझुल बक रही थी तो गर्दन पकड़ा इसने, और एक जो लड़की नीचे गिरी हुई है, वो दूसरे क्लिप में और भी साफ है, इस क्लिप में नीचे गिरी हुई नहीं दिख रहा है, अगली क्लिप है इसकी, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो सड़क पर इसने इसी लड़की ने, रितु ने उसको गर्दन पकड़ के धक्का दिया। वो पूरी जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली लड़की थी, वो सड़क पर ही गिर गई। उसके बाद जब गिर गई तो इसको वहां से जो है पकड़ करके सबने बाहर बाहर क्या पकड़ करके जो है पुलिस की, चलो पुलिस पे अब तुमको हम सौंपते हैं, तुम यहाँ आकर के जबरन प्रोवोक कर रही हो, उलझुल मतलब उत्तेजक बातें कर रही हो और धक्का मुक्की, तो तुमको पुलिस को सौंपते हैं। तब से शुरू हो गया विक्टिम कार्ड। इस देश के कुछ कथित ब्राह्मण पत्रकार, उनका भी शुरू हो गया ड्रामा, नौटंकी, वो सब भी। ये छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो, गुंडागर्दी कर रही है। अरे वो मारने पीटने लगे, बताइए, सोचिए, यही लड़की है। हाँ, अरे माल है ये, और ये देखिए फिर माल गर्दन पकड़ के इसके बाद उसको सबने पकड़ा और पूरे देश में फिर से जब आप ऐसी जहरीली बातें कर रहे हो, तुम्हें आरक्षण क्यों चाहिए, तुम पानी, तुम्हारी चोटी किसने काटी, ये करोगे प्रोटेस्ट में जाकर के, ये प्रोटेस्ट में दूसरा कोई करे तो यूपीए में चार्ज हो जाएगा, बुक हो जाएगा। इस देश के कुछ कथित पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी कुंडली नहीं, मुझे मालूम है, नहीं मैं सुन रहा हूँ, उनकी कुंडलियां भी मैंने देखी है। वो कोई पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार के नाम पे धब्बा है। दो बातें होती है, एक रिपोर्टिंग होती है, स्वयंभू पत्रकार है, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। एक होती है रिपोर्टिंग, एक होती है विश्लेषण। हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने में हम क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये अपना अपना नजरिया है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो आप रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं, आप रिपोर्टिंग में डिस्कशन नहीं करते। वो डिबेट के लिए नहीं गए थे। उस प्रोटेस्ट वाले ने पत्रकार को बुलाया नहीं था कि आप आइए और हमारे साथ डिबेट करिए, ये डिबेट शो नहीं था। वो अपनी मांग मांग रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, आप उसको देखिए, आप पूरी रिपोर्टिंग करिए, देखिए, शूट कीजिए उसको कि कैसा कैसा फिल्म कीजिए उसको। करने के बाद पीस टू कैमरा के सामने आप बोलिए कि ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये यूजीसी मांग रहे हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनके पास कोई दलित होने का सर्टिफिकेट नहीं, या उनको जो देना है वो दे दीजिए। आप अपना खुद को बोल दीजिए, अपने चैनल पे चला दीजिए। लेकिन आप किसी के बीच में जाके आप उसको कहिए कि तुम्हारी चोटी पकड़ी क्या, तुम्हारी हो गई क्या। भाई, उस जो लड़की रिपोर्टिंग कर रही थी उसको भी पूछ लेना चाहिए था, यूजीसी कानून कहां लागू हो गया और तेरा कौन सा भाई है, तेरा कौन सा सगा जो है जिसके ऊपर केस हुआ और जो जिसकी पढ़ाई खत्म हो गई। सवर्णों का यही आरोप है ना कि यूजीसी कानून के तहत हमारे बच्चे नहीं हो गए। तू बता, तेरा कौन सा गया अभी तक? रिजर्वेशन में तेरे घर से कितनी की नौकरी गई, तू बता, तू भी तो बता। ये अब मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं आशीष, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। वर्तमान में सरकार बेहद परेशान है। ये सिर्फ यूजीसी नहीं, एप्स्टीन फाइल सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद अमेरिकन ट्रेड डील है, दूसरा झटका है। आक्रामक विपक्ष है, तीसरा झटका है। लेबर किसान संगठित हो रही है, चिंता की बात है। इन सारी चीजों का फोकस हटाने के लिए इन सारी चीजों का फोकस हटाने के लिए आप क्या करोगे? आप गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाओगे। हो सकता है इस देश में इमरजेंसी भी लागू हो जाए, और इस गृह युद्ध के लिए ये डिजाइंड लोग हैं, ये टूल किट है। आज तक सवर्णों के इसमें कोई दलित जाके नहीं पूछा कि भाई तुमने इतने सालों से शोषण किया, हमारा कभी नहीं। तुम्हारा प्रोटेस्ट करो, हम हमारा प्रोटेस्ट करते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि कल चुनाव है
अमित शाह भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण में एक जन खड़ा होकर बोला, रुक मेरी बात पर पहले जवाब दे दे तू। अरे तुझे नहीं बीजेपी की बात सुनना छोड़ दे। अमित शाह अपनी बात करेंगे, राहुल गांधी अपनी बात करेंगे। राहुल गांधी के स्टेज पे चढ़ के तुम क्यों इतना डिस्कशन करना चाहते हो? ये पत्रकारिता नहीं है। ये यूट्यूबर भी कहाँ है, कौन सा यूट्यूबर इसका भगवान जाने। और जो पत्रकार इसका साथ दे रहे हैं वो उस गृह युद्ध का टूल किट का पार्ट है, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ हम सब वो और कंप्लीट। जब ऐसे दंगे, अब उस लड़की को लेके जब आप इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करेंगे तो कई जगह कहीं ना कहीं दंगे हो जाएंगे, कई जगह झड़पें होगी। उस झड़पों से आप कहोगे कि विपक्ष पूरे देश को आग में झोंकना चाह रहा है, इसलिए इमरजेंसी लागू हो गई है। इमरजेंसी लागू होगी तो ना सेशन चलेगा 5-6 महीने के लिए, ना अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ना F-3 पे बात होगी, ना ट्रेड डील पे बात होगी। ये मुझे उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर यही लोग जस्टिफाई करेंगे अंधभक्त, अरे देश को आग लगा रही थी इसलिए इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी जैसी थोड़ी, वो तो इंदिरा जी का आपातकाल था, ये तो मोदी जी का आपातकाल है, अलग है। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है ये उस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये बार बार दलितों, और ये दलितों को बदनाम करना चाहते हैं कि ये लोग आक्रामक है, ये लोग मारा पीटी पे उतर आते हैं। बिल्कुल ये आक्रामक सवालों नहीं है, का आक्रामक। हाँ, अब मैं इस पे बहुत मतलब वो नहीं करना चाहता इसे। वीडियो दिखाते उनके प्रोटेस्ट में गालियां थी, प्रधानमंत्री तक को जूते मारे जा रहे हैं। इन्होंने तो प्रोटेस्ट में गालियां नहीं दी, ये तो बोल रहे थे कि बस यूजीसी कानून वापस लाओ, ये तो इतना ही बोल रहे हैं। वहां तो प्रधानमंत्री की भी औकात दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की कबर खोदने की बात हो रहे हैं। यहाँ तो 2 नारे हैं, जय भीम, और या तो मनुवाद की छाती पर जय भीम ही सबसे बड़ी तकलीफ है। यदि वर्तमान सरकार को सबसे बड़ी तकलीफ किसी से है तो भीमराव अंबेडकर जी और उनके अध्यक्षता में बना हुआ ये संविधान। प्रॉब्लम जय भीम से ही है। एक स्पेसिफिक सवाल, मेरा एक सवाल और है बस, जो है ये बताइए आप, ये अगर हम ये देख रहे हैं अब तो ये सड़कों पर गदर ही हो गया ना, जो आप कह रहे हैं गिरोध की तरफ गदर ही हो रहा है। इस गदर का जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी को न माना जाए? मैं तो सीधा सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी के ही बिल पर हुआ और अब मोदी के मुंह पर टेप है, मोदी के मुंह पर टेप लगा। सवर्ण पत्रकार जो सवर्ण तथाकथित पत्रकार के चोले में दल्ले जो इस लड़की को समर्थन कर रहे हैं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं दलितों के साथ हूं या सवर्णों के खिलाफ हूं। मैं समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो वो कर रही है वो गलत है, गलत कर रही है। बिल्कुल, आप अपने प्लेटफॉर्म पे जो चाहे कहें, आप सवर्णों के साथ जाके वहां पे नारे लगाएं। आप दलित जहां जा रहा है तो ये तो आपने बिल्कुल उल्टा किया कि जैसे वो गणपति उत्सव चल रहा है और ऊपर से पत्थर फेंकना, या कोई मोहर्रम का जुलूस चल रहा तो उसके ऊपर से पत्थर फेंकना। एकदम वही बात है, एकदम ये वही बात है। और ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, दलित सवर्ण कर लोगे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। ऐसे लड़कियों को तुरंत जेल कर देना चाहिए। क्या अधिकार है उसको वहां उस जुलूस को उकसावे में लाने की? और ये दलितों को ब्रांड करना चाहते हैं और फिर कहेंगे हम यूजीसी कानून इसीलिए नहीं चाहते कि देखिए कितने आक्रामक है दलित, यही करते हैं, कॉलेज में मारते हैं बच्चों को हमारे। ये दलित संगठनों को, सारे दलित लोगों को ये अब ये करना है। यदि तुम्हारी लड़ाई तुमको ठीक से लड़नी होगी तो आपको ऐसे लोगों को पूरे वीडियो उतार के पुलिस के हवाले करना होगा। नहीं, ये कंप्लीट टूल किट है और इस टूल किट में क्यों ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है वही इस टूल किट के पीछे है, क्योंकि जो तथाकथित सवर्ण पत्रकार, सवर्ण होंगे लेकिन तथाकथित पत्रकार जिनके नाम आप और हम लेना नहीं चाहते, वो पत्रकार 2014 से लेके आज तक मोदी माला जप रहे हैं। उनमें से एक भी पत्रकार नहीं कि जो सरकार विरोधी बोलता हो और आज दलितों के खिलाफ बोल रहा है, एक भी नहीं है नाम, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। उनके पुराने वीडियो उठा के देखिए उन पत्रकारों के, वो घोर मोदीवादी है, घोर नहीं, घोर मनुवादी है, मनुवादी है।
मोदी के। हाँ, तो यदि वही बोल रहे हैं तो क्या वो टूल किट सरकार का है? ये एक सवाल मैंने कहा था, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ये दर्शक, हमारे दर्शक प्रबुद्ध है, वो समझ जाएंगे क्या हो रहा है। बिल्कुल वो समझ जाएंगे। और मैं बहुत सारी अब ये आंदोलन 13 तारीख को पूरे देश में कॉल किया गया था यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी एक्ट के समर्थन में। जितने एससी, एसटी, दलित, ओबीसी, मतलब सभी जो यूथ थे, छात्र थे, वही दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। मैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की भी तस्वीरें दिखा देता हूं। अब आगे मैं एक एक करके तस्वीरें ही दिखाता हूं। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इस इक्विटी बिल को लागू करेगी। ये घुटनों पर ला रही है पल्लवी पटेल। याद होगा, बाल पकड़ करके खींच के गाड़ी में ठूसा गया था। अखिलेश यादव के समर्थन और सहयोग से विधायक बनी, लेकिन बीच में तमाम ये भाजपा के लॉलीपॉप के चक्कर में बहुत लोग उलझ जाते हैं। हालांकि अब फिर ये जो है आंदोलनरत नजर आ रही हैं। कह रही हैं घुटनों पे आएंगे ये, और घुटनों पर आकर के देंगे। और देखिए, बहुत सारा इसमें डिबेट का विषय हो सकता है कि यूजीसी एक्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये खुले विमर्श का विषय है, ओपन डिबेट का विषय है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जो है नहीं ही आना चाहिए, आना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो मेरा एक ही मत है कि 85% इस देश के 85% लोगों के स्वाभिमान, आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए, और किसी और के अपमान की कीमत पर रक्षा नहीं, समानता के आधार पर रक्षा होनी चाहिए। पानी पी लिया तो गिलास छोड़ के भाग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आज भी ऐसे विजुअल्स हैं, ये जिनको घुसाया जा रहा है इनको पता नहीं है, और जिनको घुसाया जा रहा है, जो पूरा आरक्षण छोड़ दो, ये कर दो, यही उस जहर की पैदाइश है। जो जहर समाज में घोला गया है ना, उस जहर की पैदाइश, उस जहर का प्रोडक्ट कहते हैं ना कि जहर का जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा। उन्हीं कई जहरों के जब रिएक्शन होता है तो उसी के प्रोडक्ट ये सब। चलिए अगला लाइए, अगला। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैंने पिछले बार ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से अपनी हिम्मत की यह बिल को स्टे ऑर्डर देने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की यह ताकत इसलिए आई क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमें उत्तर भारत में पेरियार मॉडल को अपनाना होगा। पेरियार मॉडल ही ऐसा मॉडल है जिसके आधार पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरती है। आपके सामने मैंने पहले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि हमें कांसीराम जो जगजीवन राम है उनके मॉडल नहीं चलेगा। उस मॉडल से कांग्रेस की सरकार ने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपना करके हमारे हर बिल को वापस लिया है, चाहे मंडल कमीशन का बिल हो, चाहे 1935 का बिल हो, चाहे आरक्षण का बिल हो, हर बिल को जगजीवन राम मॉडल के आधार पर लिया गया है। हमें निश्चित तौर पे पेरियार का मॉडल अपनाना होगा, क्योंकि आप देखिए कि सूर्यकांत के पास केवल इतनी हिम्मत थी कि बड़े अच्छे वकीलों के बावजूद भी उन्होंने वो वापस लिया, केवल 3 दिन के अंदर वापस लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वही नहीं, जब से हमारा 29 तारीख से यह मुद्दा चला है, यह मूवमेंट चला है, तब से मनुवादी मीडिया या ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं चला रही है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती थी, चाहे वो रवीश कुमार हो। एक बार भी रवीश कुमार का इसके बिल पे ठीक से बयान नहीं आया है। अभिसार शर्मा वो भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी ये बिल नहीं, इस पे बहस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के भी मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने प्रेस रिलीज जारी किया था, प्रेस से बात की थी, खचाखच हॉल भरे होने के बावजूद भी हमारी आवाज मीडिया में नहीं आ पाई। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यही कारण था कि हमारी मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया के शिकार है, मनुवादी मीडिया के शिकार है। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, कचहरी में भी बाहर भी यह बिल का विरोध
ज्यादातर ओबीसी होने के नाते किया जा रहा है। और ओबीसी समाज को पिछले बार भी मैंने कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है और भारी भरकम रोड पे आने की जरूरत है। यदि सूर्यकांत ने भीड़ का आधार बनाकर, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही बिल को स्टे ऑर्डर दिया गया था, मैं 90% लोगों से कहना चाहता हूँ कि सड़कों पे आए, उतर जाए, ताकि 19 मार्च को जब ये स्टे ऑर्डर की बात आए, सुनवाई हो, तो हमारे भीड़ देख करके सूर्यकांत को लगे कि बहुजनों के बगैर ये देश चलेगा नहीं। ये उनको समझ में आना चाहिए। जब तक बहुजन रोड पर उतरेगा नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करेगा, हमारे महापुरुषों को, पेरियार लाल यादव को, पेरियार साहब को, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा को याद नहीं करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग को याद नहीं करेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि इलाहाबाद में 4-5 यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटी में क्या SC ST OBC के प्रोफेसर नहीं है? क्या JNU में प्रोफेसर नहीं है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है? ये इंटेलेक्चुअल तबका जो जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत है। लेकिन दुखद बात है कि सबसे ज्यादा डरपोक क्लास प्रोफेसर क्लास है जो सड़कों पे नहीं आ रहा है। हमारे साथी अधिवक्ता साथी तो उतर रहे हैं, ये इलाहाबाद में उतर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर क्लास अभी तक सड़कों पर नहीं उतरा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ, राजकीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ तो सड़कों पर उतरे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उनके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, जो दूसरे इंटेलेक्चुअल क्लास है, उस क्लास को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अधिवक्ता को छोड़ करके दूसरे क्लास के लोग हैं, जो गांव में मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन सभी मजदूरों से, उन सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि यह सवाल केवल विद्यार्थियों का सवाल नहीं है, यह सवाल सभी का सवाल है, सभी 90% का सवाल है। इसलिए साथियों, यह देश का मुद्दा है, यह हमारा मुद्दा है, हमारे जीवन का मुद्दा है। इसी मुद्दे के लिए सबको आना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। ये प्रोफेसर विक्रम हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और शुरू से बहुत मुखर होकर के तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। खैर, इसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत को आप लोग सुनते भी रहे हैं, मेरे साथ हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। प्रोफेसर रविकांत भी जो है इस मौके पर जिस तरीके से ये उपद्रव करवाई जाती है कि 2 बातें बहुत, प्रोफेसर विक्रम और प्रोफेसर रविकांत को भी आगे आप सुनेंगे, 2 बातें इसमें हाईलाइट करने वाली। एक तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ओवरऑल इस देश की ओवरऑल मीडिया में 95% से ज्यादा अपर कास्ट डोमिनेशन है, इसमें कोई दो नहीं, 90% से 95% से। और भीतर ऊपर से बातें करवा लो कुछ भी, मैं मुझसे निजी बातचीत में बहुत सारे लोग इस बात पर चिढ़ जाते हैं और भड़क जाते हैं। अपर कास्ट को यहां से, अपर कास्ट वाला जो एक वो है ना ग्रंथि, उस ग्रंथि को यहां भीतर से निकालना ये नामुमकिन के करीब है। ये जब निकल जाए तब मानिए कि हाँ, अब आप जो है उस रूढ़िवादी अपर कास्ट के जो है ढोंग से, पाखंड से और जो है अहंकार से आप बाहर आए। वो नहीं निकलता है। ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी बातें तमाम पत्रकार साथी भी करते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा 95% अपर कास्ट डोमिनेशन है। वो भी भीतर जो उनके बैठा हुआ एक अपर कास्ट है ना, भीतर बैठा हुआ, यहाँ पर भीतर बैठा हुआ सवर्ण जो है, वो जब ऐसा मसला आता है, जब सामाजिक न्याय पर विमर्श शुरू होता है, तो उनकी भी सांसें जो है ना यहाँ पटकने लगती हैं। इसमें कोई डाउट, अटकती है। जब भी सामाजिक विमर्श पर बात होगी, जब भी समानता पर बात होगी, संघ की समरसता वाले फॉर्मूले पे बात हो, तो सबकी जुबान खुलती है। समरसता कि ये जातीय जो विभाजन है ये बना रहे और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार रहे। समरसता ऐसे कैसे हो सकता है? ये जातीय विभाजन अगर बना रहेगा तो कभी बराबरी का संबंध स्थापित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समरसता संघ का ढोंग है और समानता बाबा साहेब का सच है। तो हमें उस सच को देखना होगा
समानता, हमें समरसता वाले ढोंग, संघ का ढोंग नहीं जो है स्वीकारना होगा और न उस ढोंग में फंसना होगा, उस पाखंड में। बाबा साहब का समान। तो यहां पर दो चीज, एक तरफ जो मीडिया कवरेज होनी चाहिए कि जिस तरीके से पिछड़े, दलित, आदिवासी ये जो है आज सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसको कोई कवरेज नहीं, कोई दिखाने को तैयार नहीं है। पहली चीज ये दिक्कत है। दूसरा, यह विषय भी जो आगे अभी रविकांत जी को हम सुनवाएंगे, प्रोफेसर रविकांत को, तो उसमें आप सुनेंगे एक जो इस आंदोलन के बीच में ये मनुवादी सोच से प्रेरित नहीं कहूंगा, पीड़ित, मनुवादी सोच से पीड़ित कुछ युवाओं को, लड़कियों को, लड़कों को जिस तरह घुसाया जा रहा है और वो घुस करके जिस तरह प्रोवोक कर रहे हैं, वो विवाद, झगड़ा, बवाल, उन्माद को पैदा करने पर आमादा है, उतारू है। यह भी एक टूल किट है, कंप्लीट टूल किट है। इसे कहीं से भी ये नहीं माना जा सकता कि वो पत्रकारिता करने गए। पत्रकारिता करने गए हो आप मान लिया नहीं सामाजिक विमर्श चाहते हो, आप उसके खिलाफ हो, आप ओबीसी, एससी, एसटी उनकी मांगों के खिलाफ हो, चलो ये भी मैं मान लिया, उनकी मांगों के खिलाफ, और आप उनके आंदोलन को कवर करने जा रहे हो, तो आप उनके आंदोलन को कवर करने में उनकी राय पूछ लो और अपनी राय आप वहां पर अपनी राय ना दे करके आप आओ और आप एनालिसिस, जैसे हम लोग बैठ के करते हैं, आप एनालिसिस कर दो कि इनकी ये राय है और तार्किक रूप से इस राय को हम इस अपने विचार से खंडित करते हैं, इस राय को इस विचार से खंडित करते हैं, ठीक है। आप उनके बीच में घुस करके और उनसे कहो आरक्षण खत्म कर दो, तुम लोग आरक्षण लेकर के और हमारा हक मांगोगे, तुम, वो कह रहा है कि हमको पानी नहीं, हमारे साथ इतने लंबे समय तक हुआ कि पानी नहीं छूने दिया गया, इसमें क्या झूठ है? जाके पढ़ो ना, महाड़ सत्याग्रह से लेकर के पढ़ना पड़ेगा ना, जाकर के पीछे गले में मटका, पीछे झाड़ू, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वहीं पर चीख चीख के पानी नहीं, किसको नहीं पानी मिला, किसको नहीं पानी मिला? बेटियों ने बोला चोटी काट दी जाती थी, तुम्हारी चोटी काटी गई क्या? ये वहां पर बदतमीजी करोगे जाकर के, अगर ऐसी बदतमीजी इस सो कॉल्ड अपर कास्ट जिसने सैकड़ों और हजारों साल इस सोसाइटी को डोमिनेट किया, इस देश के 85% आबादी पर राज किया है, उनके प्रोटेस्ट में ये दुनिया भर की सेनाएं बनी है ना, इनके प्रोटेस्ट में कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी जाकर के जितना ये प्रोवोकेटिव वहां पर काम कर रहे हैं, ये सब घुस करके लड़कियों को घुसा घुसा करवाया जा रहा है, इसका 1% कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये अपर कास्ट के प्रोटेस्ट में, प्रदर्शनों में जाकर के 1% इसका प्रोवोक कर देता, उसके साथ क्या होता? क्या होता? वो अपने अपने हाथ पांव पे सलामत होता, अपने पांव पे चल के आता? नामुमकिन था, नामुमकिन था। जो भीड़, हम लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो लेकर के और उस पर जूते नहीं चलाते। जो भीड़ प्रधानमंत्री के चेहरे पर जूते चलाए, फूंक दे पुतलों को, गालियां दे, कबर खो दे, वहां पर कोई जा करके जो है पिछड़ा दलित जा करके वहां पर प्रोवोकेटिव, वहां पर जाकर सवाल करने की हिम्मत, खाली जाति आइडेंटिटी सामने आ जाती कि कोई पिछड़ा दलित है, आया है हमसे सवाल करने, तो दिक्कत पैदा हो जाती। यहां घुस करके उनको आप जो है जलील कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। बहुत सारे सवाल हैं इस देश में, और फिर वही बात, ये कौन करवा रहा है? इतना सब कुछ हो रहा है, यूजीसी आया, यूजीसी पे स्टे लगा, इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या परीक्षा पे चर्चा, दुनिया का ढकोसला, पाखंड और ड्रामा करने वाले प्रधानमंत्री के पास क्या 5 मिनट का वक्त नहीं कि देश से एक बार इस यूजीसी पे संवाद कर ले? आते, एक बार कहते कि इस देश के अपर कास्ट के यूथ
वह भी मेरी बात सुने, मेरे साथ संवाद में आवे। जैसे परीक्षा पर चर्चा किए, एक यूजीसी पर चर्चा कर लो, इस देश के अपर कास्ट का एक डेलीगेशन ले लो, उन्हीं में से डेलीगेशन बुलाओ आप, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पोस्टरों पर जूते मार रहे थे, उन्हीं को बुलाओ। वही जो कब्र खोद रहे थे, सबके तो फोटो विजुअल्स हैं, उनको डेलीगेशन में आप बुलाओ, एक यूजीसी पर चर्चा करेंगे। और यूजीसी के खिलाफ वो हैं, उनको डेलीगेशन में बुलाओ। यूजीसी के समर्थन में है प्रोफेसर विक्रम हैं, लक्ष्मण हैं, रविकांत हैं, या छोड़ो इनको, यूथ भी ऐसा थोड़ो है कि यूथ होशियार नहीं है, बहुजन का यूथ होशियार नहीं है, उसके पास अकल नहीं है, उन यूथ को बुलाओ। बहुत है, वो पटना विश्वविद्यालय में वो मौर्य और कौन कौन जो है बच्चों को, मैंने नौजवानों को देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बुलाओ उनको और उस पे कर लो यूजीसी पर परीक्षा पर चर्चा। डिग्री दिखाया नहीं आज तक और परीक्षा पर चर्चा कर रहे हो, यूजीसी पर चर्चा कर लो ना। जिस यूजीसी पे की वजह से देश की सड़कों पर गदर मचा हुआ है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते, उनको दोनों को बिठा करके कि बेटा आप बताओ, जो है आप अभिभावक हो प्रधानमंत्री के रूप में, बेटा आप बताओ आपको क्या दिक्कत है, वो दिक्कत बताओ, उसके दिक्कत का समाधान करो। नहीं बेटा आपकी दिक्कत, आपके मन में जो शंका है वो गलत है, मैं बैठा हूं, नहीं कोई आपके साथ अन्याय होगा। आप देश के बहुजनों से पूछो कि आपके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होने देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, यही बोलो। वादा तो कोई नहीं पूरा किया, इतने दिन से वादे किए, कम से कम वादा ही करो बिठा करके। सड़कों पर अपर कास्ट और देश का 85% जो है पिछड़ा दलित आदिवासी, वो आमने सामने होता जा रहा है और आप हवाई जहाज रोड पर उतार करके इवेंटबाजी में व्यस्त हो। खैर, हमारा काम है जो हकीकत जो हो रहा है वो दिखा देना, वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपर कास्ट से भी ये निवेदन करता हूं, और खासकर ये जिनको घुसाया जा रहा है, ये करके आप नहीं, आप आग से खेल रहे हो, ये करके नहीं चलेगा सिस्टम। आपको जो चाहिए आप सरकार से डिमांड करो। क्यों उनसे क्यों लड़ने जा रहे हो? वो यूजीसी लाए, उनसे क्यों लड़ने जा रहे हो? इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी से क्यों लड़ने जा रहे हो आप सीधे? वो आप फिर इसका मतलब समानता नहीं, आप उनको भाई नहीं मानते, उनसे लड़ने जा रहे हो। आप अपने हक की बात करो, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। हक देना, हक नहीं देना, ये काम सरकार का है, उस सरकार से जाके बात करो ना। नरेंद्र मोदी से बात करने की नहीं हिम्मत है किसी में, जाओ नरेंद्र मोदी से बात करो, जाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अपने सांसदों विधायकों को पकड़ो, उनसे बात करो। एक दूसरे को उकसाना, उनसे लड़ जाना, एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हो जाना और कहो कि विश्वगुरु बनाएंगे। लानत है आप लोगों पर, आप सब पर, जो भी एक दूसरे से खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। विश्वगुरु बनाओगे, विश्व भर में देश को जलील करवा के रख दोगे आप लोग। मुझे इजाजत दीजिए, ये सच जो सड़कों पर हो रहा है, ये मेरा काम दिखाना है और मैं दिखाता हूं। नमस्कार। जय भीम साथियों, यही फर्क है हमारे डेमोक्रेटिक होने का और उनके अनडेमोक्रेटिक होने का। जब वो विरोध कर रहे थे इसका, तब हम में से कोई नहीं आया। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आज जब वो तमाम छात्र जो इस रेगुलेशन को वापस कराना चाहते हैं, वो जब आंदोलन करते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए आरएसएस अपने छात्र संगठन को भेजती है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया गया, आप तमाम छात्र हैं और इस बात को जानते होंगे कि आपके साथ पढ़ने वाले वो तमाम सामान्य जाति से आने वाले छात्र उस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है कि वहां पे कितने छात्र ऐसे थे जो आशंकित थे, जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। ये केवल एक पार्टी विशेष का, अब देखिए उसमें कौन शामिल था उस विरोध प्रदर्शन में? एक करणी सेना शामिल थी, जिसका विश्वविद्यालय के प्रांगण से कोई लेना देना नहीं है। वो हो सकता है कि कल लाठी लेकर के जरूर पहुंचे 14 फरवरी को। जिन्हें इस देश में प्रेम और मोहब्बत से घृणा है,
वो लोग साहब के यूजीसी रेगुलेशन का हम विरोध करने के लिए आए हैं। एक बाबा आया था कि साहब हमें तो मरने का अधिकार दे दीजिए, उसका लग रहा था बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और उसी तरह से केवल एबीवीपी ने इसका विरोध किया है। वो छात्र कतई आशंकित नहीं थे, और आशंकित क्यों हो जब वो न तो उत्पीड़न करना चाहते हैं ना इस तरह से अत्याचार करना चाहते हैं, तो उन्हें काहे का डर है। इसका मतलब है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे इस रेगुलेशन का, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा सदियों से चला आ रहा उत्पीड़न का अधिकार है वो बरकरार रहे। वो जाति के आधार पर गालियां दे, वो तमाम प्रोफेसर जो जाति के आधार पर मूल्यांकन करें, जो सरनेम देख करके नंबर उनको दोए, जो इंटरव्यू में नंबर देते हुए असमानता और अन्याय करें, उनको डर था। डर क्यों होना चाहिए। और अब जब हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आश्चर्य तो ये है कि कितना मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, हमारी आवाज कहाँ है। लेकिन जब कोई आंदोलन देश की धड़कन बन जाता है, जब नौजवान उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और जिन लोगों ने इस डर से कि ये नौजवान कहीं अब शिक्षा और रोजगार के सवाल पर एकजुट ना हो जाए, असली जो मकसद था इस सरकार का कि किसी तरीके से हम नौजवानों के बीच में विभाजन पैदा कर दें, क्योंकि जो सबसे बड़े सवाल थे, कल को दिल्ली विश्वविद्यालय बेच दिया जाएगा। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस यूजीसी के जरिए रेगुलेशन आया, वो यूजीसी अब है कि नहीं है। यूजीसी की स्थिति क्या है इस समय, जरा बताइए मुझे। यूजीसी जो फंड करती थी, उसका फंड करने का अधिकार खत्म हो चुका है, और अब जो फंड मिल रहा है विश्वविद्यालयों को, वो कर्ज बतौर कर्ज मिल रहा है। तो इस सरकार की जो मंशा है कि किसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, जामिया हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, इन तमाम विश्वविद्यालयों पर इतना कर्जा हो जाए कि कल को 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ हो जाए, तो फिर सरकार ये कह दे कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए, अब आपका जो कर्जा का है वो ब्याज ही हमको दे दीजिए। तो उस वक्त क्या होगा कि ऐसा करिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अडानी साहब को दे दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय अब अडानी साहब चलाएंगे, उनके नाम से ये विश्वविद्यालय होगा। ये जो साजिश चल रही थी, उस साजिश में नौजवान शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कहीं एकजुट होकर के खड़ा न हो जाए, इसलिए ये खेल रचा गया पूरे तरीके से। यूजीसी रेगुलेशन जो आया था वो आज का नहीं था। और मैं तो ये सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो उधर खड़े हैं कि साहब 2012 का रेगुलेशन तब से लेकर के अब तक चला आ रहा था, कितने लोगों पर अन्याय हुआ, तब लोग क्यों आशंकित नहीं थे, आज आशंकित क्यों हो गए। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि इसमें ओबीसी को क्यों जोड़ा गया है। माने आप उसको कुर्मी कहे, तेली कहे, उसको अहीर कहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री को तेली कहा जा रहा था, जब उसको तेली कहा जा सकता है तो इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाएगा। और विद्यार्थी तो छोड़ दीजिए, प्रोफेसर्स को क्या कहा जाएगा। मैं तो जेएनयू में पढ़ता था, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गया तो मुझे तो लगता था कि मेरी जाति खत्म हो गई, लेकिन 5-6 साल के बाद मुझे जो जानकारी मिली, मैं हतप्रभ था कि मेरे कमरे के बाहर कुछ लड़कों को खड़ा किया जाता था और वो नौजवान छात्रों को जो मुझसे बात करने के लिए आते थे, जो मुझसे सवाल पूछने के लिए आते थे, उनको बाकायदा पहले पूछा जाता था कि तुम इनको जानते हो। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ाते हैं, उनका नाम रविकांत है। कि नहीं, ये एससी है, ये जान लीजिए। उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन हो रहा था। तो जिस व्यवस्था में, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आप थाने में सिपाही हो, जब जाति के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है तो उस समय इस तरह के रेगुलेशन की जरूरत होती है। और मुझे तो ये लगता है कि ये रेगुलेशन अभी अपर्याप्त है। 2012 के रेगुलेशन में जो थोराट साहब ने चिन्हित किए थे कि किस आधार पर हम मानेंगे कि अन्याय है, उत्पीड़न है, वो इसमें नहीं है। तो अभी जरूरत तो इस बात की है कि इस रेगुलेशन में वो बातें भी चिन्हित की जाए कि जाति के आधार पर गाली दी जा रही है, कि जाति के आधार पर नंबर कम दिए जा रहे हैं, तब शिकायत होगी। अभी इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस रेगुलेशन को तो और मजबूत बनाने की जरूरत है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों में नहीं। इसकी आप डीएम के ऑफिस चले जाइए, उसमें डीएम अगर किसी खास जाति से होंगे
और उनके मातहत कोई होगा तो किस ढंग से वो बुलाते हैं। आप चले जाइए किसी और विभाग में, आप सचिवालय में चले जाइए तो वहां आपको क्या कहा जाता है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं, ये तमाम संस्थान ऐसे हैं जहां पर जाति के आधार पर अन्याय, उत्पीड़न और अपमान तो रोजमर्रा का है। उनको ये लगता है कि ये गालियां देना ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो भूल गए हैं कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान भी रच दिया है जो आपके जन्मसिद्ध अधिकार को खत्म करता है और इस देश में नागरिक अधिकार की बहाली करता है। और ये अधिकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचितों, इन सबको वो अधिकार देता है जिसके जरिए वो कम से कम इंसान कहे जाने लगे। आपने तो कभी स्त्रियों को इंसान भी नहीं समझा, आपने दलितों को जानवर से बदतर बना करके रखा, आपने ओबीसी को हाँक दिया जानवर की तरह, और आप आज कहते हैं कि नहीं साहब हमारे खिलाफ अन्याय हो जाएगा। जिन्हें सदियों तक अन्याय करने का अधिकार रहा वो आज इस बात से डर रहे हैं कि कानून कहीं हमारे खिलाफ न खड़ा हो जाए। और ये कानून बनाए रखना, कानून के जरिए इस देश को समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी इस सरकार की भी है, जुडिशरी की भी है और मीडिया की भी है। हमारी जिम्मेदारी तो प्राथमिक है ही, और इसीलिए मैं ये बात यहाँ कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये अधिकार हमारा है और इसे हम लेकर के रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम, जय संविधान।